हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और बेटा पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था क्या क्या, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पिछली से पिछली क्लास में पूरा हो गया था। लास्ट क्लास में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था और क्या पढ़ा था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आज हम देखने जा रहे हैं ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, और उसके बाद सम रिवर्स ऑस्मोसिस, उसकी एप्लीकेशंस, और उसके बाद हम देखेंगे क्या, उसके बाद हम देखेंगे एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली चीज हम समझते हैं कि आखिर व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब क्या है? ठीक, ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है भाई? स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड। क्या मतलब है इस बात का? मान लिया, सपोज करो आपने एक टैंक लिया हुआ है काफी बड़ा, ठीक है। ये यहाँ बीच में आपने एक मेम्ब्रेन लगाई हुई है, और कैसी मेम्ब्रेन है ये? ये है आपकी सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। कैसी मेम्ब्रेन है? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक, अगर एक सिंपल मेम्ब्रेन लगाते तो उस मेम्ब्रेन से सॉल्यूट मॉलिक्यूल भी पास हो सकता था, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भी पास हो सकता था। बट ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। कैसी मेम्ब्रेन है? सेलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? सेमी का मतलब होता है हाफ, मींस ये अपने अंदर से या तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास होने देगी या फिर अपने अंदर से सॉल्यूट मॉलिक्यूल को पास होने देगी। ठीक, तो अब मुझे बताओ, अगर इस साइड सॉल्वेंट है तो यहाँ पे एक्सिस में कौन होगा? यहाँ पे सॉल्वेंट एक्सिस में होगा। बोलो होगा कि नहीं? सॉल्वेंट होगा एक्सिस में। और इस साइड क्योंकि सॉल्यूशन है तो यहाँ पर सॉल्वेंट एक्सिस में नहीं होने वाला है, ठीक है। और हर चीज हाई से लो की तरफ फ्लो करती है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो होना फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड। भाई इधर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इधर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या है? कम है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हाई से लो की तरफ ही तो फ्लो करेगा, ठीक है। तो उसी को ही हम ऑस्मोसिस बोलते हैं, या फिर द सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन। अब मुझे बताओ, इधर केवल सॉल्वेंट है, ठीक, तो इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी? भाई आप कहोगे तो सॉल्यूशन है ही नहीं, यहाँ तो कंसंट्रेशन क्या होगी? जीरो। यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ आ रहे हैं? फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। एक बार दोबारा समझो, सपोज करो मैंने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में मैंने बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई, इस साइड मैंने लिया सॉल्यूशन 1 और इस साइड मैंने क्या लिया भाई? सॉल्यूशन 2, ठीक है। मान लेते हैं सॉल्यूशन 1 की जो कंसंट्रेशन है, सॉल्यूशन 1 की कंसंट्रेशन है C1 और सॉल्यूशन 2 की कंसंट्रेशन कितनी है? C2। अब मैं मान लेता हूं लेट C1 इज ग्रेटर देन C2। C1 क्या है? C2 से क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब ये वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो यहाँ एक्सिस में कौन होगा? यहाँ एक्सिस में कौन होगा? सॉल्यूट पार्टिकल्स एक्सिस में होंगे, ठीक। तो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में इसको लिख दूं, यहाँ एक्सिस में कौन होगा? यहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल्स एक्सिस में होंगे, और इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है तो इसका मतलब यहाँ पे एक्सिस में कौन होगा? यहाँ पे सॉल्वेंट एक्सिस में होगा। क्लियर बात अच्छे से? तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो करेगा कहाँ से कहाँ? फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। भाई हर चीज हाई से लो की तरफ ही तो फ्लो करती है, तो सॉल्वेंट हाई से लो की तरफ आना चाहेगा, मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल का जो मूवमेंट होगा वो कहाँ से कहाँ होगा भाई? सॉल्यूशन 2 से सॉल्यूशन 1 में। सॉल्यूशन 2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है कि कम है? अब कंसंट्रेशन तो सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में बताई जाती है, तो इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है? लो कंसंट्रेशन। और इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है? हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ऑस्मोसिस का मतलब क्या हो गया? फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। या फिर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में बोले
तो फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, या फिर सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड थ्रू आ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस फिनोमिना को बोला जाता है क्या? ऑस्मोसिस। ठीक है, और आगे अगर हम बात करें तो आगे देखिएगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात करता है। किसकी बात करता है भाई? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? अ मेम्ब्रेन दैट अलाउज ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू पास थ्रू इट। ये वो मेम्ब्रेन है जो केवल और केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अपने अंदर से पास होने देती है, सॉल्यूट पार्टिकल को अपने अंदर से पास होने नहीं देती। इसका मतलब सॉल्वेंट का साइज छोटा रहा होगा, सॉल्यूट का साइज बड़ा रहा होगा, तभी तो छोटे साइज के पार्टिकल इससे पास हो रहे हैं। ठीक, अब ये एसपीएम आपका दो तरीके का, एक नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल एसपीएम एनिमल मेम्ब्रेन या फिर प्लांट सेल मेम्ब्रेन फॉर्म्ड जस्ट बिलो द आउटर स्किन। आउटर स्किन के जस्ट नीचे जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है वो एसपीएम की तरह काम करती है। ठीक, आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन में कॉपर फेरोसाइनाइड Cu2FeCN6 या फिर सिलिकेट्स ऑफ निकेल, आयरन, कोबाल्ट, ये आपका एसपीएम आर्टिफिशियल एसपीएम की तरह एक्ट कर सकता है। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ ऑस्मोसिस, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, अचार वगैरह बनाते समय हम क्या करते हैं भाई? आम का अचार बनता है कि नहीं बनता? तो वो आम का अचार कैसे बनता है? अ रॉ मैंगो प्लेस्ड इन अ कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। एक मैंगो को कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दिया। ठीक, अब सॉल्ट सॉल्यूशन कैसा है? कंसंट्रेटेड। इसका मतलब वहां पर सॉल्वेंट ज्यादा कि सॉल्वेंट कम? सॉल्वेंट कम। ठीक है, तो इसके अंदर सॉल्वेंट ज्यादा, तो सॉल्वेंट ज्यादा से कम की तरफ आएगा, मतलब सारा जितना भी सॉल्वेंट रहा होगा इस मैंगो के अंदर वो सारा का सारा बाहर आ जाएगा। तो यह मैंगो क्या कर जाएगा? श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, इट लूजेस वाटर एंड श्रिवल इनटू अ पिकल। ठीक, पीपल टेकिंग अ लॉट ऑफ सॉल्ट, ज्यादा नमक खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है। क्यों? तो पीपल टेकिंग अ लॉट ऑफ सॉल्ट एक्सपीरियंसेस वाटर रिटेंशन इन टिश्यू सेल्स। ठीक है, जॉइंट्स में, टिश्यू सेल्स में वाटर रिटेंशन हो जाता है, जिस वजह से हमें काफी ज्यादा पेन भी होता है। दिस रिजल्ट्स इन पफिनेस और स्वेलिंग, और इस मेडिकल प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? एडिमा। देखो जरा कहाँ पर हो रहा है, ये देखो, ये रीजन देखो आप, ये क्या है? यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है। क्लियर है बात अच्छे से? वाटर रिटेंशन हो चुका है यहाँ। इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? एडिमा। क्लियर बात यहाँ तक? ठीक, आगे देखिए, अगली बात हम करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। ठीक है, अब ध्यान दो, मान लिया इस साइड क्या है? सॉल्वेंट, और इस साइड क्या है? सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मान लिया मैं कह रहा हूँ C1 है, और इसकी कंसंट्रेशन मैं क्या कह रहा हूँ? C2 है। ठीक, तो उधर तो केवल सॉल्वेंट है, सॉल्यूट तो है ही नहीं, और इधर क्या है? सॉल्यूशन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, C1 या C2? C1 ज्यादा होगी, उधर तो सॉल्यूशन है ही नहीं, तो कंसंट्रेशन की क्या बात करोगे? ठीक है, C1 इज ग्रेटर देन C2। सॉल्वेंट एक्सिस में कहाँ है? लेफ्ट साइड या राइट साइड? राइट साइड। सॉल्वेंट एक्सिस में कहाँ है? राइट साइड। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सारा का सारा सॉल्वेंट राइट से लेफ्ट में आना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये राइट से लेफ्ट में आएगा तो ये पिस्टन आपका ऊपर की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, अब मैं चाह रहा हूं कि ये पिस्टन ऊपर की डायरेक्शन में मूव ना करे, मतलब जो ऑस्मोसिस नाम का फिनोमेना हो रहा है वो रुक जाए, वो ना हो, मतलब जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स राइट से लेफ्ट में आ रहे हैं वो राइट से लेफ्ट में आना बंद हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पिस्टन के ऊपर बाहर से कुछ एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ेगा। अब कितना एक्सटर्नल प्रेशर लगाएं ताकि फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाए, रुक जाए? दैट मच प्रेशर इज नोन एज osmotic pressure. The external pressure which must be applied on the solution side to just stop the phenomena of osmosis is known as osmotic pressure. तो ये P external अगर मैंने osmotic pressure पाई के बराबर लगा दिया तो phenomena of osmosis हमारा स्टॉप हो जाएगा।
समझ आ गई बात, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अब ऑस्मोटिक प्रेशर किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो वेन हॉफ ने एक फॉर्मूला दिया और उन्होंने बोला कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और कंसंट्रेशन भी कौन सी, मोलैरिटी, कौन सी, मोलैरिटी। ठीक है, इसको कैपिटल सी से दिखा देते हैं हम। किससे दिखा देते हैं, वैसे तो मोलैरिटी को कैपिटल एम से दिखाते हैं, बट यहाँ पर हमने कंसंट्रेशन ही लिख दिया कैपिटल सी। Pi is directly proportional to capital C as well as it is directly proportional to temperature। तो मैं बोल सकता हूँ pi is directly proportional to C into T। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, उसके नाम पर कौन आया, R। तो फॉर्मूला बना हमारे पास पाई इक्वल टू CRT, जहाँ पर C क्या है, कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर, मतलब C इज मोलैरिटी। ठीक, C क्या हो गई, कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर, मतलब C इज मोलैरिटी। R क्या हो गया, आइडियल सॉल्यूशन कांस्टेंट। ठीक है, या फिर जिसको आप यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोला करते थे, इसकी वैल्यू भी सेम वही होगी जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की होती थी, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। T क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन। पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई इक्वल टू CRT। क्लियर हो गई बात अच्छे से। ठीक, अब आगे देखते हैं, ये फॉर्मूला आ चुका भाई हमारे पास, पाई इज इक्वल टू CRT। अब आगे देखिए, if two solutions of concentration C1 and C2, ठीक, वही एग्जांपल आइए जो अभी अभी मैंने लिया था। ठीक है, एक सॉल्यूशन 1 है, एक सॉल्यूशन 2 है, इसकी कंसंट्रेशन C1 है, इसकी कंसंट्रेशन C2 है। C1 बड़ा है, C2 छोटा है। तो C1 अगर बड़ा है तो यहाँ पर एक्सिस में कौन होगा, यहाँ पर सॉल्यूट होगा एक्सिस में, और उधर एक्सिस में कौन होगा, यहाँ पर एक्सिस में कौन होगा, सॉल्वेंट होगा एक्सिस में। ठीक है, तो हर चीज एक्सिस से लो की तरफ फ्लो करती है। ठीक है, तो इफ टू सॉल्यूशंस ऑफ कंसंट्रेशन C1 and C2 आर केप्ट सेपरेटेड बाय SPM and C1 is greater than C2, then solvent particles movement takes place from lower to higher concentration। ठीक, देख लो C2 की कंसंट्रेशन कम है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स आ रहे हैं। सो एन एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द हायर कंसंट्रेशन साइड। एक्सटर्नल प्रेशर किस साइड अप्लाई करूंगा, हायर कंसंट्रेशन साइड अप्लाई करूंगा, टू जस्ट स्टॉप द ऑस्मोसिस। और वही जितना प्रेशर अप्लाई किया जाएगा टू स्टॉप द फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस, दैट मच प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर हो गई बात। ठीक, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, अगर मैंने एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा अप्लाई कर दिया, ठीक है, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर अप्लाई करा तो ऑस्मोसिस नाम का फिनोमेना रुक जाएगा। अगर उससे ज्यादा अप्लाई कर दिया तो अब उल्टा काम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अभी तो उधर राइट से लेफ्ट आ रहे थे, अब लेफ्ट से राइट साइड में जाना स्टार्ट हो जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक, एंड इट इज यूज्ड फॉर desalination ऑफ सी वाटर, मतलब फॉर रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल impurities फ्रॉम सी वाटर। इफ द प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड is more than the osmotic pressure of solution, then solvent particles will move from solution to solvent side. This is known as reverse osmosis। क्लियर बात। ठीक, अब देखो, बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन ऑस्मोटिक प्रेशर द सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड एज, तीन तरीके का सॉल्यूशन हो सकता है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। अगर मेरे पास दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर मान लिया मेरे पास है π1 और सॉल्यूशन 2 का ऑस्मोटिक प्रेशर है π2। अगर इन दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जाए, मतलब अगर π1 π2 के बराबर हो जाए तो हम कहेंगे these both solutions are isotonic। अगर π1 बड़ा हो और π2 छोटा हो तो जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा उसको बोला जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन।
और जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम उसको बोला जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर हो गई बात? जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा उसको क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम उसको क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर बात अच्छे से? ठीक। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कंसिडर्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, एक सॉल्यूशन 1 है, एक सॉल्यूशन 2 है, इसकी कंसंट्रेशन C1 है, इसकी कंसंट्रेशन C2 है। ठीक, अगर C1 और C2 दोनों आपस में बराबर हैं तो बताओ क्या फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस होगा? नहीं, तो कोई भी ऑस्मोसिस का फिनोमिना नहीं होने वाला। ठीक है, जब कोई ऑस्मोसिस नाम का फिनोमिना नहीं होने वाला तो दोनों पिस्टन अपनी जगह पर ही रहेंगे, कोई भी ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा। दोनों सॉल्यूशन का दोनों साइड का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, पाई 1 किसके बराबर होगा? पाई 2 के बराबर होगा। क्लियर बात अच्छे से? ठीक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। ठीक, if two solutions 1 and 2 are such that pi 2 is greater than pi 1, तो 2 को बोला जाएगा 2 is called hypertonic solution and 1 is called hypotonic solution। ठीक है, ये दो सॉल्यूशन लिए हुए हैं, ये SPM है, ये सॉल्यूशन 1 है, ये सॉल्यूशन 2 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या बोला? pi 2 is greater than pi 1। ठीक है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2, और हम कह रहे हैं कि भैया पाई 2 इज ग्रेटर देन पाई 1, तो पाई 2 वाले को क्या बोला जाएगा? पाई 2 वाले को क्या बोला जाएगा? हाइपरटोनिक। और पाई 1 वाले को क्या बोला जाएगा? हाइपोटोनिक। प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द hypertonic solution to stop the flow of solvent particles। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन सा है भाई? ये वाला है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम कह रहे हैं किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है? पाई 1 ज्यादा है कि पाई 2 ज्यादा है? पाई 2 ज्यादा है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा टू स्टॉप द फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, इस साइड ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस नाम का फिनोमिना रोकने के लिए आपको सॉल्यूशन 2 की साइड जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है उस साइड ज्यादा प्रेशर, ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा टू जस्ट स्टॉप द फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस। क्लियर बात अच्छे से? अब देखो जरा यहाँ पर, ये भी काफी अच्छा एग्जांपल है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, ठीक है, मैंने एक एग लिया, उसको किसी सॉल्यूशन में डाला, सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में डाला मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर, एग के अंदर जो है एग यॉक और जो बाहर सॉल्यूशन है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, तो ना तो वाटर का लॉस होगा, ना तो एग के अंदर से वाटर का लॉस होगा, ना एग के अंदर वाटर का गेन होगा। ठीक है, तो नो नेट लॉस और गेन, आपका एग जितना था उतना का उतना ही रहने वाला है। ठीक है, अब लेकिन अगर आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया इसको, हाइपोटोनिक का मतलब क्या है? बाहर वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, अंदर वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा नेट वाटर गेन, सेल आपका स्वेलो कर जाएगा, स्वेल हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपका जो भी सॉल्वेंट है वो सारा का सारा एग के अंदर चला जाएगा। जबकि अगर आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला, हाइपरटोनिक मतलब जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेट वाटर का लॉस हो जाएगा, शेल आपका श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, शेल आपका श्रिंक, एग शेल, शेल बोलते हैं इसको, SHELL। ठीक है, एग शेल, एग शेल यहाँ पर क्या हो जाएगा? श्रिंक कर जाएगा। क्लियर बात? अब एक टर्म होती है हमारे पास जिसको हम क्या बोलते हैं भाई? प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, when the cell is placed in a solution, when the cell is placed in a solution having its osmotic pressure greater than that of cell sap। ठीक, अगर किसी सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में डाला जाए जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेल से क्या है? ज्यादा है,
तो क्या होगा, वाटर पासेस आउट ऑफ द सेल ड्यू टू ऑस्मोसिस, और सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। कंसिक्वेंटली द सेल मटेरियल श्रिंक्स ग्रेजुअली, द ग्रेजुअल श्रिंकिंग ऑफ द सेल मटेरियल इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस। और आपके पास तो बायो है, पढ़ा भी होगा आपने प्लाज्मोलिसिस का मतलब क्या होता है। ठीक, आगे बढ़े। अब अगला एप्लीकेशंस में सबसे पहला एप्लीकेशन क्या आता है भाई, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड। ठीक है, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे आप। ठीक, हमने पढ़ा पाई इज इक्वल्स टू CRT, ये फॉर्मूला पढ़ा ऑस्मोटिक प्रेशर का, जहाँ पर C क्या है, मोलैरिटी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स इंटू R इंटू T। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स इंटू R इंटू T। ठीक, तो आपको MB निकालना है, MB को इधर लेके जाओ, पाई को नीचे लेकर के आओ। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल्स टू WRT डिवाइडेड बाय पाई इंटू V। ठीक है, तो इस तरीके से आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो सॉल्यूट का। क्लियर बात अच्छे से। ठीक, जहाँ पर W क्या है, सॉल्यूट का मास, पाई है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, V है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का, T क्या है टेम्परेचर, और R क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज की जाती है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स का भी मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर नाम की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल की जाती है। वाइडली यूज्ड टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मासेस या फिर मोलार मासेस ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर बायोमॉलिक्यूल्स। क्यों, क्योंकि बायोमॉलिक्यूल्स आर स्टेबल ओनली एट बॉडी टेम्परेचर, उनके सॉल्यूशन को आप ना तो हीट कर सकते ना फ्रीज कर सकते, तो इसीलिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मेथड भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नाम का मेथड भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, एज दे आर जनरली नॉट स्टेबल एट हायर temperature. This method has the advantage over other methods as pressure measurement is around the room temperature. Osmotic pressure generally room temperature पर ही होता है, ठीक है, जबकि अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इस्तेमाल करोगे तो बॉइल करना पड़ेगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इस्तेमाल करोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट तो ठंडा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, मैक्रोमॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स वगैरह, ठीक। अब डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर बाय रिवर्स ऑस्मोसिस, मान लिया ये हमारे पास सी वाटर है, ये हमारे पास क्या है, सी वाटर। अब सी वाटर है तो यहाँ पर वाटर भी होगा, मतलब यहाँ पर सॉल्वेंट भी होगा, ठीक, और सॉल्यूट भी होगा, ठीक। और इधर क्या है हमारे पास, इधर प्योर वाटर है मान लेते हैं। तो अगर मैं पूछूं सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन एक्सेस में कहाँ पर है, तो आप कहोगे राइट साइड, सारा सॉल्वेंट राइट से लेफ्ट में आएगा। लेकिन अगर मैंने एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, सारा का सारा सॉल्वेंट यहाँ से अब उधर जाना स्टार्ट हो जाएगा, केवल सॉल्वेंट जाएगा, जो इम्प्योरिटीज है वो सॉल्यूट की तरह बिहेव कर रही है, सारी इम्प्योरिटीज यहीं पर रुक जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप सी वाटर को क्या कर सकते हो, प्योरीफाई कर सकते हो। और आरओ वाटर प्योरीफायर में भी कौन सा फिनोमिना यूज होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस नाम का फिनोमिना इस्तेमाल होता है। क्लियर हो गई बात अच्छे से, ठीक। तो देखो जरा, ये आ चुका आपका यहाँ पर, ये मूव नहीं करेगा क्या, ये देखो एक्सटर्नल प्रेशर हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा अप्लाई किया हुआ है यहाँ पर, ठीक। डायलिसिस में भी, डायलिसिस भी इसी तरीके से की जाती है। क्या होता है डायलिसिस में, आर्टिफिशियल किडनी रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्लड थ्रू ऑस्मोसिस, वहां पर भी ऑस्मोसिस नाम का फिनोमिना आपका काम में लिया जाता है डायलिसिस के दौरान, ठीक। अगली चीज हम देखते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या देखते हैं,
एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में एबनॉर्मेलिटी कब देखने को मिलेगी? हमने बात करी थी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करें। ठीक, अब अगर कोई सब्सटेंस ऐसा है जो पानी में जाने के बाद आयंस में टूट जाए, डिसोसिएट हो जाए, ठीक, और उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? जो आयंस में डिसोसिएट हो जाए इन एक्वस सॉल्यूशन या फिर इन मोल्टन स्टेट, दैट सब्सटेंस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं उस सब्सटेंस को? इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर वो पानी में जाने के बाद डिसोसिएट हो जाए, ठीक, या फिर एसोसिएट हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट केवल डिसोसिएट होने का काम करता है, एसोसिएट होने का काम नहीं करता। अगर कोई सब्सटेंस पानी में जाने के बाद डिसोसिएट या एसोसिएट हो जाए तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे, और अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी, बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है। इसीलिए यहाँ पर आपको एबनॉर्मेलिटी इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी। समझ आ रही है बात अच्छे से? ठीक है, तो इफ सॉल्यूट गेट्स एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड इन सॉल्यूशन, देन एक्सपेरिमेंटल या फिर ऑब्जर्व्ड या फिर एक्चुअल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी डिफरेंट फ्रॉम द थ्योरेटिकली प्रेडिक्टेड वैल्यू। बिकॉज थ्योरेटिकली जो आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू प्रेडिक्ट करी उसमें तो आपने माना ही नहीं कि ये इलेक्ट्रोलाइट है या ये सब्सटेंस पानी में जाने के बाद डिसोसिएट होगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली वैल्यू अलग आएगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, और थ्योरेटिकली जो आपने बोला वो वैल्यू क्या आएगी? अलग आएगी। जैसे कि NaCl का एक मॉलिक्यूल लिया था आपने, NaCl का 1 मोल लिया था आपने, 1 मोल NaCl तो पानी में जाने के बाद 1 मोल Na प्लस देगा और 1 मोल Cl माइनस देगा। तो अब तो सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, 1 मोल इसका 1 मोल इसका, टोटल कितने मोल हो गए? 2 मोल हो गए। आपने NaCl का 1 मोल डाला था, आप फॉर्मूले से 1 मोल लेकर के ही सॉल्व कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में तो वहां 1 मोल है ही नहीं सॉल्यूशन के अंदर, वहां तो 2 मोल है। तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स चेंज हो गए, जिस वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो ऑन एडिंग 1 मोल ऑफ NaCl इन एक्सेस वाटर गिव्स 1 मोल ऑफ Na प्लस एंड 1 मोल ऑफ Cl माइनस, मतलब टोटल कितने मोल? 2 मोल मिल गए सॉल्यूट के। ठीक, फॉर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्चुअली एडेड ड्यू टू डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। एबनॉर्मेलिटी इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ वेंट हॉफ फैक्टर, और वेंट हॉफ फैक्टर को डिनोट किया जाता है बाय राइटिंग स्मॉल i। क्लियर बात अच्छे से? ठीक, अब यही वेंट ऑफ फैक्टर हमें कैलकुलेट करते आना चाहिए। ठीक, तो वेंट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं? द एक्चुअल एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, जिसको आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी बोलते हो, एंड इट इज नोन एज अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ एसोसिएशन नाम का भी एक टर्म आती है जिसको हम अल्फा बोलते हैं। तो the actual extent of dissociation या association can be expressed with a correction factor known as Van't Hoff factor I, और ये I किसके बराबर होता है? Observed colligative property, मतलब जो लेबोरेटरी में जाकर के आपने ऑब्जर्व करी, डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब जो आपने फॉर्मूले से निकाली, जो लेबोरेटरी में जाकर के ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, वो वैल्यू क्या होगी? अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो ज्यादा होगी। ठीक, अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो फॉर्मूले से निकाली गई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू और एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू, कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी? एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड, बिकॉज एक्सपेरिमेंटली में तो उसने इलेक्ट्रोलाइट आ गए, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, लेकिन थ्योरेटिकली जो आप निकाल रहे हैं आपको पता ही नहीं कि वो इलेक्ट्रोलाइट है, आपने इलेक्ट्रोलाइट को कंसिडर करा ही नहीं, फॉर्मूले में डाला ही नहीं। ठीक है, तो आई का फॉर्मूला क्या है भाई? ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बोल सकता हूं मैं इसको। क्लियर बात? अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो इसीलिए इस फॉर्मूले को मैं क्या लिख सकता हूं? ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल
या फिर कैलकुलेटेड नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मोलार मास। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास, सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल आल्सो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। ठीक, तो आई का फॉर्मूला अब मोलार मास के टर्म्स में उल्टा हो जाएगा, नॉर्मल या फिर कैलकुलेटेड मोलार मास मॉलिक्यूलर मास divided by observed molecular mass। बोलो बात क्लियर हो गई अच्छे से? ठीक, आई का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? आई, ठीक, हम मान के चल रहे थे इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या था? इलेक्ट्रोलाइट। हमारे अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मोल्स नहीं बढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद कितने मोल्स हैं सब सॉल्यूट पार्टिकल के सॉल्यूशन में, या फिर एसोसिएशन अगर होगा तो मोल्स घट जाएंगे। तो एसोसिएशन के बाद सॉल्यूट पार्टिकल के मोल सॉल्यूशन में कितने रह गए, अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। एसोसिएशन डिसोसिएशन के बाद कितने मोल्स हैं वो ऊपर, और एसोसिएशन और डिसोसिएशन से पहले कितने मोल्स थे वो नीचे। समझ में आ गई बात अच्छे से? ठीक है, अब देखो इसी से हम आई का फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक, तो पहले तो अगर हम वेंट ऑफ फैक्टर की बात करें तो अगर डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन में न्यूमरेटर बड़ा होगा कि डिनोमिनेटर बड़ा होगा? ऊपर वाला बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा होगा। न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, तो आई की वैल्यू 1 से बड़ी या 1 से छोटी आएगी? 1 से बड़ी आएगी। ठीक, तो डिसोसिएशन में आई की वैल्यू 1 से बड़ी। एसोसिएशन में उल्टा हो जाएगा, न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, तो आई की वैल्यू 1 से छोटी आएगी। एंड इफ नाइदर एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन, तो ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर दोनों सेम, आई की वैल्यू 1 के बराबर आएगी। ठीक है, तो आई की वैल्यू 1 के बराबर, नाइदर एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन, 1 से बड़ी इन केस ऑफ डिसोसिएशन, 1 से छोटी इन केस ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है हम लोगों को। अब देखो जरा, मान लेते हैं आई की वैल्यू अब निकालना चाह रहे हैं फॉर डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, AXBY नाम का कोई कंपाउंड हमने डाला पानी के अंदर, उसने क्या दिया? AY पॉजिटिव दिया और कितने दिए? X, बिकॉज A के नीचे लिखा हुआ है X। BX नेगेटिव दिए और कितने दिए? Y, बिकॉज B के नीचे लिखा हुआ है Y। टाइम t इक्वल टू 0 पर, मतलब एट स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक, ये आपका कितना था? मान लिया C था, प्रोडक्ट साइड में कुछ नहीं था। ठीक, अब अगर ये 1 होता थोड़ी देर के लिए, मैं मान लू ये कितना है? 1 है, तो 1 में से जो मरने के लिए जाता है टाइम t इक्वल्स टू t EQ, EQ मतलब इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आने के बाद 1 में से कुछ मरने के लिए गया होगा। जो 1 में से मरने के लिए जाता है उसको ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बोलते हैं। तो 1 में से मरने के लिए क्या चला गया? अल्फा। तो ये कितना बचा? 1 माइनस अल्फा। ये कितना बन जाएगा? अल्फा। ये भी कितना बन जाएगा? अल्फा। और ये कितने हैं? x, तो ये x अल्फा। ये कितने हैं? y, तो ये y अल्फा। ठीक, अब मुझे बताना 1 में से मरने के लिए अल्फा गया, तो 2 में से मरने के लिए कितना जाएगा? 2 अल्फा। 5 में से मरने के लिए कितना जाएगा? 5 अल्फा। समझ में आ रही है बात अच्छे से? ठीक है, A में से मरने के लिए कितना जाएगा? A अल्फा। C में से मरने के लिए कितना जाएगा? C अल्फा। तो हम कह रहे हैं भाई ये 1 नहीं था, ये तो C था, तो C में से मरने के लिए कितना जाएगा? C अल्फा। C कॉमन निकालो, 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये कितना बन गया? 1 माइनस अल्फा। तो मरने के लिए क्या गया? C अल्फा। तो ये भी C अल्फा बन जाएगा, ये भी C अल्फा बन जाएगा। ठीक, लेकिन ध्यान दो ये कितना है? X, तो ये X टाइम्स ऑफ C अल्फा। ये कितना है? Y, तो ये Y टाइम्स ऑफ C अल्फा। बोलो यहाँ तक सभी को बात समझ में आई?
कहीं पर कोई डाउट? बोलो भाई। हाँ भाई अब्दुल्ला, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इक्विलिब्रियम आ जाने के बाद आपके पास रिएक्टेंट भी है, प्रोडक्ट भी है, तो टोटल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कितना है, नेट कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक। इसके अंदर मल्टीप्लाई करूं तो C माइनस सी अल्फा बनेगा, तो ये लिख दिया C माइनस सी अल्फा, फिर प्लस x टाइम्स ऑफ सी अल्फा प्लस y टाइम्स ऑफ सी अल्फा। क्लियर बात अच्छे से? ठीक। अब एक काम करो, यहां से क्या कॉमन निकाल सकते हो, अल्फा, C माइनस प्लस का अल्फा ले लो कॉमन, ठीक। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा, माइनस का अल्फा या प्लस का ले लो ना, प्लस का अल्फा ले लो कॉमन, अंदर से प्लस का अल्फा कॉमन लोगे तो क्या बचेगा भाई, बोलो, एक्स सी प्लस वाई सी और ये माइनस का सी और कॉमन क्या लिया, अल्फा, ठीक। अब इस पूरे में से क्या कॉमन ले लो, सी कॉमन ले लो, ठीक। तो सी कॉमन लोगे तो यहाँ अंदर यहाँ क्या बचेगा भाई, सी कॉमन लिया तो, एक मिनट दोबारा देखो, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हम, एक मिनट, ये आया हमारे पास, ठीक है। आपने यहाँ से सबसे पहले चलो एक काम करो, सी बाहर ले लो कॉमन, अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा, ठीक। अब यहाँ इतने इतने में से क्या कॉमन ले लो, अल्फा कॉमन ले लो, ठीक है। और अल्फा भी कौन सा लो कॉमन, प्लस वाला कॉमन लो, प्लस का अल्फा, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई माइनस 1 और ये अल्फा लिया आपने कॉमन, ये बचा। बात समझ में आई? ठीक है। तो मतलब ये टर्म आ गई हमारे पास, x प्लस वाई आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, x प्लस वाई। x प्लस वाई क्या है कि टोटल कितने पार्टिकल्स मिले आपको डिसोसिएट होने के बाद, ठीक। अगर मान लिया मेरे पास AlCl3 था, AlCl3 टूटने के बाद क्या देगा, Al3 प्लस और 3 Cl माइनस, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए, 4। तो x कितना 1, y कितना 3, x प्लस वाई 4, तो x प्लस वाई जो 4 है वही तो नंबर ऑफ पार्टिकल है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। तो x प्लस वाई की जगह मैंने क्या लिख दिया, स्मॉल n, ठीक। x प्लस वाई की जगह n आ गया, तो आगे सब कुछ एज इट इज, c इंटू 1 प्लस 1 माइनस n इंटू अल्फा। समझ आई यहाँ तक बात? डिसोसिएशन होने के बाद कितना मिला, इतना मिला। डिसोसिएशन होने से पहले कितना था, तब तो C था केवल, डिसोसिएशन होने से पहले कितना था, C था। तो अगर मैं यहाँ से I की वैल्यू निकालूं, डिसोसिएशन होने के बाद कितना, C इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा अपॉन डिसोसिएशन से पहले कितना, C, ठीक है। तो C ने C को मार दिया, ठीक है। I किसके बराबर बचा, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, ठीक है। तो n माइनस 1 इंटू अल्फा किसके बराबर आया, I माइनस 1, अल्फा का फॉर्मूला क्या आ गया, I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, ठीक। और ये वो फॉर्मूला है जो हमारी NCERT बुक ने डायरेक्टली छापा है, इसका डेरिवेशन NCERT ने नहीं दिया। समझ में आ रही है बात? ये मैंने डेरिवेशन आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है। आई होप ये डेरिवेशन समझ आया होगा। हमें तो अल्टीमेटली डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है, अल्फा इक्वल्स टू I माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1, अल्फा इक्वल्स टू I माइनस 1, यहाँ से आ जाएगा ना फॉर्मूला, अल्फा इक्वल्स टू I माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, Na प्लस NaCl कितने आयंस देगा टूटने के बाद, कितने आयन देगा टूटने के बाद, 2। तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
2, BaCl2 टूटने के बाद कितने आयन देगा 3, तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो अगर आप अल्फा निकालना चाह रहे हो अल्फा इक्वल्स टू I-1 डिवाइडेड बाय n-1, ठीक है। तो n की वैल्यू NaCl के लिए कितनी होगी 2, n की वैल्यू BaCl2 के लिए कितनी होगी 3, ठीक है। समझ आ गई बात अच्छे से। अगला एसोसिएशन में देख लेते हैं। एसोसिएशन में ये सी था, ये कुछ नहीं था, मरने के लिए अल्फा चला गया, बट इस बार मरा थोड़ी, इस बार तो जुड़ा। इस बार क्या हुआ जुड़ा, काफी सारे Na ने आपस में मिलकर के An बना लिया। मान लिया मैं कह रहा हूँ 2 नाइट्रोजन के एटम ने मिलकर के N2 बना लिया। यहाँ पर क्या हुआ एसोसिएशन, क्या हुआ एसोसिएशन, ठीक है। तो ये सी था, ये कुछ नहीं था, ठीक है। सी में से 1 में से मरने के लिए इस बार बीटा मान लिया हमने, बीटा गया, ठीक है। तो सी में से मरने के लिए कितना जाएगा C माइनस सी बीटा, C कॉमन ले लिया तो क्या बचा अंदर C इंटू 1 माइनस बीटा, ठीक है। अब ये कितना बनेगा C बीटा डिवाइडेड बाय n, ये कितना बनेगा C बीटा डिवाइडेड बाय n, बिकॉज यहाँ अगर 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो सिंगल मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं n से डिवाइड कर रहे हैं। नेट कंसंट्रेशन कितनी बचेगी, ठीक है, C माइनस सी बीटा प्लस सी बीटा डिवाइडेड बाय n, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर लो भाई C भी कॉमन ले लो और उधर से बीटा कॉमन ले लो, C कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस बीटा प्लस बीटा बाय n, फिर आपने बीटा कॉमन ले लिया प्लस वाला वो भी, तो अंदर क्या बचा 1/n माइनस 1, ठीक। अब इतने मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हुए, कितने लिए थे डिवाइडेड बाय C, ठीक। तो डिवाइडेड बाय C करोगे तो ये आ गया आपके पास, देखो ये तो अभी आया पीछे, डिवाइडेड बाय C करोगे तो C से C क्या हो गया कैंसिल आउट, I किसके बराबर आया 1 प्लस 1/n माइनस 1 इंटू बीटा, ठीक। तो यहाँ से अगर बीटा की वैल्यू निकालूं तो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या आएगी, और हमारी एनसीईआरटी वाला इसको भी अल्फा ही बोलता है, हमारी एनसीईआरटी वाला इसको भी क्या बोलता है अल्फा ही बोलता है। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या आएगी I-1 डिवाइडेड बाय 1/n माइनस 1, तो ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन आ गया। अगर 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलकर के एक सिंगल मॉलिक्यूल बना रहे हैं, मतलब हमारा क्या हो रहा है डायमेराइजेशन, तो 1/n किसके बराबर होगा 1/2 के। अगर ट्राइमेराइजेशन हो रहा है तो 1/n किसके बराबर होगा 1/3 के, और I की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये देखो I का फॉर्मूला आ चुका हमारे पास। तो जितने भी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में फॉर्मूलाज पढ़े, ठीक है, उन सब फॉर्मूलाज में अब जब भी इलेक्ट्रोलाइट की बात होगी तो I से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। RLVP का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, RLVP बोलो क्या फॉर्मूला पढ़ा था RLVP का, P नॉट माइनस P डिवाइडेड बाय P नॉट इज इक्वल्स टू XB, ठीक है। I से मल्टीप्लाई कर देंगे इन केस ऑफ एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन। डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KBM पढ़ा था, I से मल्टीप्लाई कर देंगे I KBM। डेल्टा TF किसके बराबर हो जाएगा I KFM के बराबर हो जाएगा, और पाई किसके बराबर हो जाएगा I CRT के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा चैप्टर आज यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास में कुछ न्यूमेरिकल पोर्शंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। पूरे सॉल्यूशन चैप्टर में जितना भी हमने पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।